Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 25 January 2022 and today's important points for upcoming nursing exams are: first point, abdominal paracentesis, removal of peritoneal fluid for diagnostic and therapeutic purposes. देखिए, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस का मतलब है अगर किसी क्लाइंट के एब्डोमिन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एबनॉर्मली फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए, तो उसे निडल इंसर्ट करके वहाँ से बाहर निकालना एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस प्रोसीजर कहलाता है। इस प्रोसीजर का इस्तेमाल जनरली एसाइटिस के पेशेंट में ट्रीटमेंट हेतु किया जाता है। एसाइटिस के पेशेंट में बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का एक्सेस फ्लूइड जो है पेरिटोनियम कैविटी के अंदर कलेक्टेड हो जाता है। इस एबनॉर्मली एक्यूमुलेटेड फ्लूइड को निडल द्वारा बाहर निकालना एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस प्रोसीजर कहलाता है। पैरासेंटेसिस प्रोसीजर के दौरान हम निडल को पेशेंट के प्यूबिक सिम्फाइसिस और अम्बिलिकस के बीच में इंसर्ट करते हैं और इस प्रोसीजर से पहले क्लाइंट को वॉइडिंग करने के लिए कहा जाता है कि आपका ब्लैडर खाली होना चाहिए, अदरवाइज जो निडल है वो ब्लैडर को पंचर कर सकती है, रप्चर कर सकती है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, pharmacology is a science which is related with the drugs and their action on human body. फार्मेकोलॉजी एक ऐसी विज्ञान है जिसमें ड्रग्स का किसी पर्सन की बॉडी पर क्या प्रभाव हो रहा है इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, homeostasis process of maintaining a stable environment inside the body. हमारी बॉडी के अंदर एक शांत और स्थिर एनवायरनमेंट मेंटेन्ड रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सारी प्रोसेस इजीली हो पाती है। बॉडी के द्वारा इस शांत और फेवरेबल कंडीशन को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाती है। जब हमारी बॉडी में किसी कारण होम्योस्टेसिस में डिस्टरबेंस होता है तो हम परेशान होने लगते हैं, डिजीज्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फार्माकोडायनेमिक्स। यहाँ पर फार्माकोलॉजी से अक्सर ये दो टर्म्स एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। याद रखिएगा, पहला शब्द है फार्माकोडायनेमिक्स और दूसरा आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स शब्द का मतलब है कि किसी ड्रग का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस चीज का स्टडी। फार्माकोडायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसे लेने के बाद हमारे जीआई सिस्टम में वो किस प्रकार एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचती है और ब्लड द्वारा कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के सभी पार्ट्स में किया जाता है और उन जगहों पर जाकर इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और फिर इसके बाद फाइनली इस ड्रग को बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन या स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। तो याद रखेंगे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ये सभी फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं, जबकि फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर
ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और इसके क्या इफेक्ट्स बॉडी पर होते हैं, इसकी स्टडी की जाती है। टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, साइनसेस हॉलो स्पेस फाउंड बिहाइंड द बोन्स ऑफ फेस। हमारे फेस की जो बोन्स हैं इनके पीछे एक हॉलो स्पेस पाया जाता है जिसे हम साइनस के नाम से जानते हैं। हमारी फेशियल बोन्स के पीछे खाली जगह पाई जाती है, हॉलो स्पेस पाया जाता है, इसे हम साइनसेस के नाम से जानते हैं। साइनसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस। अगर इन साइनस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये कंडीशन साइनोसाइटिस के नाम से जानी जाती है। पॉइंट नंबर 8, द टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द अनयूजुअल रेसिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू ऑर्डिनरी डोज ऑफ ड्रग। Continuous and prolonged use of drug can lead to condition of tolerance। देखिएगा, टॉलरेंस का डेवलप होना सिंपली अगर बताएं तो अगर कोई पर्सन कोई दवा काफ़ी समय से लगातार ले रहा है तो इस ड्रग का उसकी बॉडी में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी उसकी बॉडी इस दवा के लिए आदी हो गई है, हैबिचुअल हो गई है। जब अब कभी उसे इस दवा के इफ़ेक्ट की आवश्यकता होगी तो उसे इसकी हाई डोज लेनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि लगातार पर्सन के द्वारा कोई एक ड्रग लेने से उस ड्रग की उस डोज के लिए बॉडी में रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है, बॉडी को कुछ फील ही नहीं होता इतनी डोज अमाउंट से। ये कंडीशन टॉलरेंस कहलाती है। होपफुली दिस इज क्लियर। पॉइंट नंबर 9, ब्रोंकिएक्टेसिस, एबनॉर्मल डायलेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। हमारे लंग्स तक एयर को पहुंचाने वाले पाइप्स जिसे आप ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं, अगर इनमें डायलेशन हो जाए यानी इसका नॉर्मल साइज़ ये होना चाहिए लेकिन किसी वजह से इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, डायलेट हो जाए, तो ये कंडीशन ब्रोंकिएक्टेसिस के नाम से जानी जाती है। Point number 10, drug dependence is a condition of chronic intoxication produced by repeated and prolonged use of drug। अगर कोई क्लाइंट लंबे समय से कोई ड्रग लेता रहता है तो उसे इस ड्रग को लेने की आदत हो जाती है, उस पर ये डिपेंड हो जाता है, इसी चीज को ड्रग डिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीच ऑडियोमेट्री इज एन एग्जामिनेशन इन विच some words are presented to a client via headphones and then repeat these words। स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्ट में हम किसी पेशेंट के कानों पर हेडफोन लगा देते हैं और फिर इसके द्वारा उसे कुछ सुनाया जाता है। फिर हम इस पेशेंट से कहते हैं कि आपने क्या सुना उसे बोलकर बताइए। दिस इज कॉल्ड स्पीच ऑडियोमेट्री प्रोसेस। 12 number point, intolerance is the inability of individual to tolerate particular drug। किसी पेशेंट के द्वारा किसी ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पाना, बर्दाश्त नहीं कर पाना या उसमें इस ड्रग के कारण एलर्जी सिम्टम्स का आ जाना इनटॉलरेंस कहलाता है।
Point number 13, visceral pain occurs due to activation of pain receptors in chest, intestine, pelvis, etc. विसरल पेन जो है जनरली इनसाइड द बॉडी देखा जाता है, स्पेशली चेस्ट, इंटेस्टाइन और पेल्विस एरियाज में, और इसकी शुरुआत विसरल पेन रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने के कारण होती है। नेक्स्ट, Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease। एल्जाइमर डिजीज एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है, यानी कि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी इज द अनयूजुअल रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू अ ड्रग। दिस ड्रग may cause acute allergic reaction known as anaphylaxis। हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफाइलैक्सिस ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई दो पेशेंट हैं, दोनों को आपने पेनिसिलिन ड्रग दी। पेनिसिलिन ड्रग के कारण एक पेशेंट में एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप हो गए, एलर्जी डेवलप हो गई, उसे स्किन रैशेज होने लगे, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होने लगी, और हम कहें तो उसे एनाफाइलैक्सिस कंडीशन डेवलप हो गई। लेकिन दूसरा पर्सन जिसमें सेम ड्रग देने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई भी एलर्जी नहीं हुई, जिस पर्सन को एलर्जी हुई ये उस पर्सन की बॉडी के द्वारा इस ड्रग के लिए दिया गया अनयूजुअल रिस्पॉन्स होता है, और इसे आप हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं। बॉडी का उस ड्रग के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होना हाइपर सेंसिटिविटी है। लेकिन वहीं पर दूसरे पेशेंट की बॉडी इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थी, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर किसी क्लाइंट में इस हाइपर सेंसिटिविटी के कारण बहुत ही ज़्यादा सीवियर रिएक्शंस हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को आप एनाफाइलैक्सिस के नाम से जानते हैं। एनाफाइलैक्सिस की ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में हम एड्रेनलिन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन में पेशेंट में रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिफ़िकल्टीज होती हैं, साथ ही साथ उसका बीपी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ी से कम होने लगता है। इस सिचुएशन में पेशेंट को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्फाइमा मीन्स कलेक्शन ऑफ पस इनटू द प्लूरल कैविटी। अगर किसी क्लाइंट की प्लूरल कैविटी यानी वह स्पेस जो कि चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में होता है, अगर इस स्पेस में किसी भी कारण पस फॉर्मेशन हो जाए तो इस कंडीशन को आप एम्फाइमा के नाम से जानते हैं। कलेक्शन ऑफ पस इनटू द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड एम्फाइमा। नेक्स्ट, clinical manifestation of emphyema include chest pain, increased body temperature, difficulty in breathing, coughing, loss of appetite, etc. अब हमने अभी डिस्कस किया था एम्फाइमा टर्म को, जिसमें पेशेंट की प्लूरल स्पेस में पस फॉर्मेशन हो रहा था। इस पेशेंट को इस कंडीशन के कारण चेस्ट पेन हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है यानी फीवर आ सकता है, डिस्पनिया हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकता है, कफ हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको एम्फाइमा के पेशेंट में कॉमनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रग का क्या उपयोग है, तो आप बताएंगे ड्रग के द्वारा हम किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट
या डायग्नोसिस को कर सकते हैं। किसी भी डिजीज के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल सब्सटेंस ड्रग कहलाता है। पॉइंट नंबर 19, सालब्यूटामॉल is an example of beta 2 adrenoreceptor agonist and it relaxes the bronchial muscles. Salbutamol is an example of beta 2 receptor agonist and it relaxes the bronchial muscles. सालब्यूटामॉल नाम की मेडिसिन जो है ये बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्रुप से बिलोंग करती है। किससे? बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। और इस ड्रग का काम है कि ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर देना, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर देना ताकि पेशेंट को रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात मिल सके, रिलैक्स हो सके। पॉइंट नंबर 20, डिजीज कंट्रोल, reducing the transmission of disease producing agent to a level that it ceases to be public health problem। देखिएगा, जब भी किसी कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज बहुत सारे लोगों को होने लगता है तो फिर उसे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कहा जाता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जैसे ही कोई डिजीज बहुत सारे लोगों को होने लगता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे अपन डिजीज कंट्रोल कहते हैं। डिजीज कंट्रोल करने के का जो पहला पर्पस होता है वो ये होता है कि जो ये डिजीज फैल रहा है, इस डिजीज को फैलाने वाले कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को इतना कम कर दिया जाए कि ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे या फिर बहुत ही कम लोगों को हो या किसी को भी ना हो। ये कंडीशन डिजीज कंट्रोल कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट टू अ लेवल दैट इट सीजेस टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। डिजीज को इतना कम कर दो, इतना कंट्रोल कर दो कि ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे। ये कंडीशन डिजीज कंट्रोल कहलाती है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। पॉइंट नंबर 21, ऑस्टियोपोरोसिस is an age-related metabolic disease in which more bone reabsorption occurs in compared to bone formation। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें बोन रीएब्जॉर्प्शन बोन फॉर्मेशन से ज़्यादा होता है। बोन का रीएब्जॉर्प्शन जो है, अगर बोन फॉर्मेशन से ज़्यादा हो जाएगा तो बोन्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। इसे आप ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि बोन है, इस बोन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है, यानी इस बोन की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इन्हें फिर यहाँ से हटा दिया जाता है और इस काम को करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट नाम की सेल काम करती है। इस बोन में अब इस बोन जो सेल्स हटा दी गई हैं, इनकी जगह दूसरी सेल्स को बनाना होता है, बनाया जाता है। इस प्रोसेस के लिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल काम करती हैं। इन्हें आप बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। तो आप ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ये भी बता सकते हैं कि अगर ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी ऑस्टियोब्लास्ट की तुलना में ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें बोन के अंदर छोटे छोटे होल बन जाते हैं, बोन स्पंज टाइप की हो जाती है, बहुत ही वीक हो जाती है। थोड़ा भी अगर यहाँ पर फोर्स लगे, जर्क लगे, झटका लगे तो ये टूट सकती है।
Hopefully this is clear. Another point from osteoporosis. Osteoporosis cannot be reversed, although its progression can be prevented by adequate intake of calcium, vitamin D and protein. याद रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज को आप रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन लेकर. Point number 23, disease elimination. Complete interruption of transmission of disease in a limited geographical area, but causative agent of disease may persist into the environment. डिजीज एलिमिनेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में डिजीज के ट्रांसमिशन को लगभग खत्म कर देना, लेकिन अभी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट एनवायरनमेंट में मौजूद है. डिजीज अब लोगों को हो नहीं रहा है, लेकिन इस डिजीज को कॉजेज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में, कम्युनिटी में प्रेजेंट हैं. ये प्रोसेस डिजीज एलिमिनेशन कहलाता है. Point number 24, Guillain-Barré syndrome is an acute infectious disease of cranial and peripheral nerves. Guillain-Barré syndrome, जिसे आप ascending paralysis के नाम से भी जानते हैं, यह एक acute infectious disease है जिसमें cranial nerves और peripheral nerves प्रभावित होती हैं. Important disease eradication. Disease eradication is complete extermination of causative organism of disease from the environment. अगर आप किसी एनवायरनमेंट से डिजीज कॉजेटिव एजेंट को ही हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो ये प्रोसेस डिजीज इरेडिकेशन कहलाता है. देखिए, हमने अभी इस वीडियो के अंदर 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया है. सबसे पहले हमने डिजीज कंट्रोल को पढ़ा, फिर डिजीज एलिमिनेशन को पढ़ा और अब डिजीज इरेडिकेशन को पढ़ा. डिजीज कंट्रोल के अंदर हमने बात की थी कि डिजीज को उस लेवल तक कंट्रोल कर लें कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे, यानी कि बहुत ही कम लोग उससे संक्रमित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये ट्रांसमिशन ना हो पाए, इस लेवल तक कंट्रोल करना डिजीज़ कंट्रोल कहलाता है. उसके बाद हमने डिजीज़ एलिमिनेशन के बारे में पढ़ा. डिजीज़ एलिमिनेशन का मतलब था कि लोगों में डिजीज़ का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, लोगों में किसी विशेष डिजीज़ का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो कॉजेटिव एजेंट है वो अभी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. किसी निश्चित जियोग्राफिकल एरिया में डिजीज़ तो नहीं है लोगों में, लेकिन डिजीज़ को कॉज करने वाले एजेंट एनवायरनमेंट में मौजूद हों, इस लेवल का कंट्रोल डिजीज़ एलिमिनेशन कहलाता है. और फाइनली अब हम बात कर रहे हैं डिजीज़ इरेडिकेशन की. डिजीज़ इरेडिकेशन का मतलब है कि पूरी दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड से उस डिजीज़ को कॉज करने वाले कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव फैक्टर को ही हटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना डिजीज़ इरेडिकेशन कहलाता है. इसे आप टीयर आउट फ्रॉम रूट भी कहते हैं, यानी जड़ समेत उखाड़ फेंकना. किसी भी डिजीज को जड़ समेत उखाड़ फेंकना डिजीज इरेडिकेशन कहलाती है. और हमारे इस यूनिवर्स में अभी तक सिर्फ स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है उसे ही हम इरेडिकेट कर पाए हैं. इसके अलावा कई डिजीजेज हैं जो कि अभी एलिमिनेटेड होने के लेवल पर हैं. होपफुली अब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा. Point number 26, cat scratch disease is caused by cat bite or scratches, and it is characterized by regional lymphadenopathy
and occurrence of papule. किसी कैट के द्वारा, बिल्ली के द्वारा स्क्रैचेस कर देने या फिर बाइट करने के कारण उस पर्सन के रीजनल लिम्फ नोड्स में एडिनोपैथी होना, इन्फ्लामेशन का होना और पैप्यूल्स का बन जाना, छोटे छोटे रैशेस का बन जाना कैट स्क्रैच डिजीज कहलाता है। अगर किसी क्लाइंट को कैट बाइट कर ले तो उसके जो लिम्फ नोड्स हैं, उस एरिया के लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ पर सूजन आ जाएगी और बॉडी में हल्के हल्के रैशेस देखने को मिलेंगे। ये डिजीज़ कैट स्क्रैच डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आर मेनली ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ज़्यादातर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं और ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलने वाले डिजीज़ के लिए, प्रिकॉशन के लिए हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। Abnormal growth of hairs, especially in female, just like men, is termed as hirsutism. अगर किसी वुमेन में एबनॉर्मल बॉडी हेयर्स ग्रो कर रहे हैं मैन की तरह, तो इस कंडीशन को आप हिर्सुटिज्म कहेंगे। हिर्सुटिज्म। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड, सर्वाइकल कैंसर के अंदर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग जो कि पेनलेस हो, प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, पेन इन लोअर बैक एंड ग्रोइंग एरिया और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन जैसी फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं इस चीज़ को। किसी भी वुमेन के सर्विक्स वाले हिस्से में, यूट्रस का जो नेक वाला पार्ट है, सर्विक्स है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर का होता है, अगर इस एरिया में कैंसर हो जाए तो इस सिचुएशन में वेजाइनल ब्लीडिंग होगी वुमेन को, जो कि विदाउट पेन होगी, यानी उसको पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा उसकी वेजाइना से डिस्चार्ज होंगे जो कि बदबूदार होंगे। इसके अलावा वुमेन के जो लोअर बैक एरिया है वहाँ पर पेन होगा और यूरिनेशन के समय भी उसे पेन फील होगा। ये सभी फाइंडिंग्स आपको सर्विक्स के कैंसर को बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोग्लिसरीन इज अ vasodilator drug and is used to relieve chest pain during angina pectoris. अगर किसी क्लाइंट में सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट और मायोकार्डियम लेयर, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पावरफुल वैसोडाइलेटर ड्रग होती है, यानी कि इस ड्रग के इफ़ेक्ट की वजह से जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उनका साइज़ बढ़ जाता है और पेशेंट के हार्ट तक प्रॉपर मात्रा में ब्लड पहुंचने लगता है और उसे इस चेस्ट पेन से रिलीफ फील होता है। तो याद रखेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन एक वैसोडाइलेटर ड्रग है जो कि एंजाइना पेक्टोरिस में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। To prevent bed sore in bedridden patient, change position every 2 hourly. याद रखिएगा, अगर कोई क्लाइंट लंबे समय से बेड रेस्ट पर है तो हमें उसकी पोजीशन को हर 2 घंटे बाद चेंज करना है और ऐसा करके हम इस पेशेंट में बेड सोर को होने से रोक सकते हैं। बेड सोर्स या डेक्यूबिटस अल्सर, इन्हें रोकने का पोजीशन चेंज करना सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। प्रेशर, मॉइस्चर, फ्रिक्शन आर सम कॉमन कॉज ऑफ प्रेशर अल्सर और बेड सोर्स। बेड सोर्स या प्रेशर अल्सर के डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट 3 कॉजेज माने जाते हैं: प्रेशर, मॉइस्चर और फ्रिक्शन। Last point of this video,
इसके बाद के पॉइंट्स आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कल दोपहर 3 बजे के वीडियो में मिलेंगे। हेपेटाइटिस ए इज transmitted by fecal-oral route, whereas hepatitis B is transmitted by parenteral route. हेपेटाइटिस ए जो है वो फीको ओरल रूट से फैलता है यानी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी जो है वो पेरेंट्रल रूट से फैलता है। पेरेंट्रल रूट का मतलब होता है एंट्रल रूट के अलावा वाला रूट, यानी कि ब्लड से हो सकता है, इंट्रावीनस रूट से हो सकता है, इन सभी रूट से ये ट्रांसमिट होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज के पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको कल दोपहर 3 बजे की क्लास में मिलेगा।